हेलो मित्रों, आज हम अव्यय का दूसरा भाग लेकर के आए हैं। प्रथम भाग में आप लोगों ने सीखा था कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण के दो भेद हैं, पहला दिशा बोधक और दूसरा जो है स्थिति बोधक। ये दो भाग आपने इसके सीखे थे और कालवाचक क्रिया विशेषण में आपने समय बोधक और अवधि बोधक दो भागों को आपने समझा था। आज हम इसके तीसरे भाग पर बात करेंगे और इसके बाद जो अगला भाग है वो है हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या है इसके बारे में भी आप जानेंगे। तो मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको अच्छी और ऑथेंटिक प्रमाणित वीडियो आपको मिलती रहें, जिससे कि आप अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। तो देर ना करते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं और हम देखेंगे कि जो हमारा एक भाग रह गया था आपका, जिसमें हम बात कर रहे थे पिछले वीडियो में कालवाचक क्रिया विशेषण में। तो कालवाचक क्रिया विशेषण में एक भाग रह गया था पौनः पुण्य बोधक। इसमें क्या है कि कोई भी शब्द जो आता है वो लिंग वचन और कारक के अनुसार नहीं बदलता है। और हम इसमें जो है जो हमारे शब्द होते हैं, जैसे हम बार बार शब्द का प्रयोग करते हैं, प्रतिदिन शब्द का प्रयोग करते हैं, हर रोज शब्द का प्रयोग करते हैं ना। यानी कि इसमें समझ लीजिए कि जब कोई शब्द बार बार रिपीट हो तो वो पौनः पुण्य बोधक जो है कहलाता है। जिसमें हम वाक्य अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि तुम बार बार मेरे घर पर आते हो, है ना। अब देखिए यहाँ पर जो बार बार है ये क्या है, ये जो है आता है आपका अव्यय में पुनः पुण्य बोधक क्रिया विशेषण के रूप में, है ना। क्योंकि बार बार शब्द जो है ये अव्यय शब्द है और ये अव्यय में भी क्रिया विशेषण का रूप माना जाता है। क्लियर है। तो इसके बाद जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे आपकी जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अब इस रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आप देखेंगे कि ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण, यहाँ पर हम क्रिया विशेषण नहीं पढ़ रहे, यहाँ पर जो मुख्य है वो हम पढ़ रहे हैं अव्यय, क्योंकि यहाँ पर हम अव्यय की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि क्रिया विशेषण में जो विशेषण है वो क्रिया से पहले आना चाहिए, तब वो क्रिया विशेषण बनता है। लेकिन जब किसी वाक्य में जब अव्यय की हम बात करें तो अव्यय में जो हमारा क्रिया विशेषण है वो कैसे काम करता है उसकी बात हम लोग यहाँ पर कर रहे थे। इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण है और इसको हम मुख्य रूप से अव्यय के अंतर्गत देखते हैं। इसके 7 जो है उपभाग हैं। कितने? 7 उपभाग इसके हैं। 7 भागों में हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण है उसको बांट सकते हैं। पहला है हमारा कारण बोधक। इसमें क्या है कि हम कारण बताते हैं किसी भी चीज का। कोई काम अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ अगर इसका हम बताएं तो हमें कारण बताना पड़ेगा। लेकिन क्यों शब्द चूंकि प्रश्नवाचक का है, लेकिन दोनों जगह पे इसके अर्थ जो है वो अलग अलग है ना। जैसे हम इसलिए परीक्षा पास कर गए, है ना। हम पुस्तकें पढ़ते थे इसलिए हम परीक्षा पास कर गए, हमने पढ़ाई में मेहनत की इसलिए हम परीक्षा पास कर गए, गाड़ी नहीं थी इसलिए नहीं हम वहां जा पाए। तो इसमें क्या है, एक कारण बताया जा रहा है ना। तो यहां पर इसको हम कहते हैं कारण बोधक।
क्यों? ना, आपने ऐसा क्यों किया? तो आपको यहां पर कारण बताना है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं क्या? कारण बोधक अव्यय। इसमें आते इसलिए है, अतएव है, क्यों है, इस तरीके के शब्द जो है वो इसमें अक्सर कर प्रयोग किए जाते हैं ना। तुमने ऐसा क्यों किया ना, इसलिए। उसके बाद है हमारा निषेधात्मक। क्योंकि निषेधात्मक को आप लोग बड़ा अच्छे से जानते होंगे कि निषेधात्मक जो है उसका अर्थ ही होता है किसी बात को नकारात्मक बताना। जब हम कहीं पर नहीं शब्द का प्रयोग करें तो वहां पर हमारा क्या होता है? निषेधात्मक। निषेधात्मक है ना। निषेधात्मक क्रिया विशेषण अव्यय में ये आता है। क्योंकि मैंने एक चीज आपको बताई थी कि अव्यय वे शब्द हैं जिनमें अव्यय वे शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन ना हो। तो आप देखेंगे कि यहां पर जो नहीं शब्द है वो हमारा नहीं बदलता है। ऐसे ही न शब्द है। जैसे हम पूछे कि आपने खाना खाया, आपने खाना खाया, उत्तर क्या मिला? नहीं, ना, है ना, है ना। जैसे नहीं शब्द को हम हटा दें, आपने खाना खाया ना, ना, ये क्या है? मतलब मना करने के रूप में है। आप वहां जाओगे ना। वैसे ही एक शब्द है मत, है ना। मुझसे मत बात करो, मुझे नहीं पता। तो इस प्रकार के जो शब्द है वो नकारात्मक शब्दों के अंतर्गत आते हैं, जिसमें हमने लिखा है निषेधात्मक में नहीं, मत, ना। इस प्रकार के जो शब्द हैं वो निषेधात्मक क्रिया विशेषण अव्यय के अंतर्गत आते हैं। दूसरा भाग है हमारा स्वीकार बोधक। अब स्वीकार बोधक में क्या है कि जहां पर कोई बात हमसे कही जाए और उसको अगर हम स्वीकार कर लें, उसको अगर हम एक्सेप्ट कर लें, तो वो क्या होता है? हमारा स्वीकार बोधक, है ना। जैसे हाँ, मैंने ही कहा था, है ना। जैसे ये कहा जाए कि आप जो है ये बताइए कि आप आज आए थे, है ना, या आज आप आए थे। अच्छा, या आज आपको आना है। अच्छा ठीक है ना। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। अब यहां पर देखिए, मैं आपको अव्यय पढ़ा रहा हूं, ठीक है। इसमें जो है ब्राह्मचिन्ह वगैरह मैं आपको नहीं बता रहा हूं, मेरा फोकस सिर्फ यहां पर है, इस शब्द पर। तो वो कह रहे हैं कि ठीक है, मैं आ जाऊंगा। आपको आना है, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। तो यहां पर जो ठीक है वो शब्द है स्वीकार बोधक क्रिया विशेषण में। क्लियर है? वैसे ही अच्छा, आप वहां चले जाना। अच्छा ठीक है, अच्छा, है ना, अवश्य, है ना, आपको वहां जाना है, अवश्य। उत्तर क्या दिया? अवश्य। मतलब जिस बात को हमसे कहा गया उस बात को हमने वैसे ही स्वीकार कर लिया, तो वो हमारा अव्यय का भाग हुआ। अब यहां पर ये जो अवश्य है, अच्छा है,
ठीक है, हाँ है, जी है ना। जी शब्द जो है वैसे किसी के सम्मान के लिए नाम के साथ हम लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर सम्मान के लिए नहीं, बल्कि वो इसलिए प्रयोग किया जा रहा है कि हम किसी की बात को स्वीकार करते हैं। जैसे हमारे बॉस ने हमें ऑर्डर दिया कि आज आपको ऑफिस से 3 बजे जाना है, मैंने कह दिया जी। तो जी का मतलब क्या है, हम आपकी बात से सहमत हैं, ठीक है। तो यहां पर जी शब्द। प्रकार बोधक, प्रकार बोधक में क्या है कि जैसे अचानक कोई बात हो ना, अचानक, अनायास, यूं, यूं ही, ये इस प्रकार के जो शब्द हैं वो शब्द हमारे किस में आते हैं, प्रकार बोधक में, है ना। अचानक, यूं, यूं ही, यूं हूं, अनायास, अचानक, ये शब्द हमारे प्रकार बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है हमारा निश्चय बोधक। अब निश्चय बोधक में क्या है कि जहां पर कोई संदेह की हमारे पास गुंजाइश ना हो, है ना। तो वहां पर जहां पर कोई चीज निश्चय हो जाए वो हमारी क्या कहलाती है, निश्चय बोधक क्रिया विशेषण अव्यय। जैसे हम कहें निसंदेह, निसंदेह इसमें कोई शक नहीं है। अब देखिए, निसंदेह और शक ये दोनों ही शब्द जो है हमारे वो क्या है, अव्यय है ना। ये दोनों ही शब्द हमारे क्या है, अव्यय है ना। बेशक आप सही कह रहे हैं, बेशक आप सही कह रहे हैं ना, बेशक आप सही कह रहे हैं ना। आपको वहां जरूर जाना है ना। तो यहां पर जो जरूर है ना, आपको जरूर जाना है ना। वैसे ही अवश्य, है ना। अब अवश्य जो है ये ऊपर वाले वाक्य को की सहमति प्रकट कर रहा है, लेकिन यहां पर यह है क्या, अव्यय का काम करेगा। जरूर है, अवश्य है, और ये किस में आएगा, ये आएगा आपका निश्चय बोधक अव्यय में। क्लियर है यहां तक। ये किसके हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के ये भेद हैं। क्लियर है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के ये भेद हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से आते हैं, जरूर है, अवश्य है, निस्संदेह है, बेशक है। ये शब्द हमारे रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। आगे है हमारा अनिश्चय बोधक। अनिश्चय बोधक में आप समझते हैं कि जिसका कोई निश्चय ना हो, जिसका निश्चय ना हो। अब जिसका निश्चय ना हो वो अनिश्चय है ना। जैसे मैं 3 साल से पढ़ रहा हूं, अब ये तो यहां पर निश्चय है, लेकिन मैं कहूं कि मैं लंबे समय से पढ़ रहा हूं, तो लंबा समय कितना, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, तो ये क्या है, ये निश्चय नहीं है, ये अनिश्चय है ना। तो अब यहां पर अनिश्चय में शायद, है ना। जैसे शायद, जैसे मैं कहूं शायद तुम कल चले गए थे। अब यहां पर ये शायद जो है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय का भाग है, ठीक है। वैसे ही यथासंभव ना, यथासाध्य,
इस प्रकार के जो शब्द है वो अनिश्चयवाचक अव्यय के अंतर्गत आएंगे। प्रश्नवाचक में आप समझते ही हैं कि जितने भी प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो सब शब्द हमारे जो है प्रश्नवाचक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। जैसे क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, है ना। जैसे मैं कहूँ आप कैसे हैं, अब यहां पर क्या है कि मैं आपसे क्या कर रहा हूं, प्रश्न कर रहा हूं। मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि आप कैसे हैं, तो ये कैसे शब्द क्या हो गया, प्रश्नवाचक अव्यय के अंतर्गत आएगा। या मैं कहूं आप कहां रहते हैं, कहां रहते हैं, तो ये कहां जो है मैं फिर आपसे प्रश्न कर रहा हूं। या मैं कहूं कि आप कल क्यों नहीं आए, आप क्यों परेशान हैं, ना। आप इधर क्यों आए, कैसे आए, आप इधर कैसे आए, कैसे आए मतलब क्यों आए, ना। तो इस तरीके के जो शब्द हैं वो शब्द हमारे इसमें अनिश्चयबोधक, रीतिबोधक, क्रिया रीतिबोधक अव्यय के अंतर्गत आएंगे। क्लियर है यहाँ तक। आगे है हमारा परिमाण बोधक। अब इस परिमाण बोधक के 5 भाग हैं। कितने? 5 भाग, जो हमारे रीति बोधक के अंतर्गत आएंगे। अब इसमें देखिएगा आप थोड़ा सा, परिमाण बोधक अव्यय में 5 जो भेद हैं वो 5 उपभेद इसके बताए गए हैं। नंबर 1 पर्याप्त बोधक। पर्याप्त बोधक, पर्याप्त बोधक। अभी इस अध्याय को पढ़ने के बाद फिर हम लोग इसकी प्रश्नोत्तरी पर बात करेंगे, जिससे कि ये चीज़ हमारे और समझ में आती रहे और क्लियर हो जाए। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि जो वीडियो आए वो आपको मिल सके। ठीक है। तो पर्याप्त बोधक अव्यय, इस पर्याप्त बोधक अव्यय में क्या होता है, इसमें जो है हम बात करते हैं जहां पर सीमा समाप्त हो जाए। जैसे कहते हैं बस, काफी, है ना, बस, अब नहीं, है ना। जैसे खाना खा रहे हैं, है ना, तो खाना खाते हुए किसी ने हमसे कहा कि और ले लीजिए, नहीं बस, है ना। या जैसे हम कहें कि और खाइए, नहीं काफी हो गया, अब नहीं खाया जाएगा, काफी हो गया। तो ये इस प्रकार के जो शब्द हैं, बस है, काफी है ना, और ठीक है ना। जैसे हम कहें और ले लीजिए, नहीं ठीक है, पर्याप्त है ना। तो ये पर्याप्त बोधक अव्यय के अंतर्गत ये शब्द हमारे आएंगे। जैसे चाहे, यथेष्ट, यथेष्ट, है ना। तो ये शब्द जो है हमारे यथेष्ट, है ना, ये शब्द हमारे इसमें पर्याप्त बोधक अव्यय के अंतर्गत आएंगे, है ना। जैसे मैंने कहा कि भाई और खाना लीजिए, नहीं बस पर्याप्त है ना, बस काफी हो गया, है ना, या बस जैसा आप चाहें, है ना। तो वहां पर इन सारे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। दूसरा भाग है हमारा जिसमें हम देखेंगे तुलना बोधक। तुलना बोधक अव्यय।
तुलना बोधक रीति बोधक अव्यय ना। रीत के अंतर्गत ये आता है। रीत में भी परिमाणवाचक जो प्रमाण बोधक जो है उसके भाग की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, तुलनात्मक बोधक। अब तुलनात्मक बोधक में चूंकि आप यहाँ पर शब्द से ही स्पष्ट है कि ये क्या करता है, ये तुलना करता है। तो जब हम तुलना करने की बात करें तो यहाँ पर हम तुलना कैसे करते हैं ना, और ना, कम, कितना ना, इस प्रकार के शब्द क्या है इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इसमें जो है हम कहें मैं तुमसे कितना कम हूं, जैसे मैं आपसे कितना कम हूं। ठीक है। अब यहां पर देखिए कितना और कम दोनों शब्द एक साथ आ गए, लेकिन यहां पर कम शब्द जो है वो अपना एक अलग अर्थ रखता है ना। जैसे कम में हम बात करें, मेरा वजन आपसे कम है। तो यहां पर कम जो है वो क्या है, तुलना बोधक तुलना बोधक परिमाण बोधक अव्यय के अंतर्गत आएगा। क्लियर है। तीसरे भाग की अगर हम बात करें तो तीसरे भाग में हम देखेंगे क्रम बोधक है ना, क्रम बोधक। अब चूंकि इस क्रम बोधक में क्या आ जाएगा आपको पता ही है कि इसमें जब हम क्रम लगाते हैं तो क्रम बोधक में आपका आ जाता है ना, जैसे थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा है ना। अब थोड़ा थोड़ा क्या है कि थोड़ा थोड़ा सबको मिल जाना चाहिए। ठीक। जैसे हम बात करें क्रम से ना, भाई सब लोग क्रम से आ जाइए ना, आप लोग अपने अपने क्रम पर आइएगा ना, या थोड़ा थोड़ा सबको मिल जाना चाहिए था। इस प्रकार के जो शब्द है, या जैसे हम कहें तिल तिल, तिल तिल ना, या एक एक। अब ये एक एक क्या है, यहां पर ये क्रम की बात कर रहा है ना, एक एक को मिल जाना चाहिए ना। तिल तिल, तिल का मतलब यहाँ क्या है, थोड़ा थोड़े से ही इसका भी मतलब है थोड़ा थोड़ा, क्रम से, तिल तिल, एक एक। तो ये शब्द जो है क्रम बोधक के अंतर्गत आएंगे। चौथा है हमारा आधिक्य बोधक है ना। क्या है, आधिक्य बोधक। इस आधिक्य बोधक में क्या है कि यहां पर देखिए पर्याप्त में हमने बात की थी कि लिमिट जो है वो कंप्लीट हो गई, बस पर्याप्त है, अब नहीं है ना। वहां पर हमने इसकी बात की थी। और आधिक्य बोधक में हम बात करेंगे किसी चीज के ज्यादा होने की। तो इस आधिक्य बोधक में हम क्या करेंगे, इसमें है जैसे भारी, बहुत है ना। अब इसमें जो है आधिक्य में जैसे हमने इस्तेमाल किया आधिक्य और भारी और बहुत, दो शब्दों को हमने इसमें प्रयोग किया। अब देखिए मेरा बैग है ना, या मेरा वजन भारी है ना, या हम कहें उसने बहुत खा लिया
है ना, मेरा वजन भारी है, या उसने बहुत खा लिया है। तो ये इस तरीके के जो शब्द हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे ना। जैसे हम कहें खूब, बिल्कुल, ना, तो ये शब्द भी इसी के अंतर्गत आते हैं। और इसमें निरा, ना, ये शब्द जो है वो इसी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद एक हमारा जो इसका पांचवा भाग है, वो पांचवा भाग है हमारा जिसकी हम बात करें, वो है न्यूनताबोधक। कौन सा है? न्यूनताबोधक। अब देखिए, इस न्यूनताबोधक में क्या होता है कि इसमें हम प्रायः कम की बात करते हैं। न्यून का मतलब होता है कम। तो न्यूनताबोधक में हम क्या कहें? जैसे हम इसमें बात करते हैं न्यूनताबोधक में और देखते हैं कुछ, लगभग, ना, इस तरीके के जो शब्द हैं वो न्यूनताबोधक के अंतर्गत आते हैं। जैसे जरा, ना, थोड़ा, ना, जैसे मैं कहूं मेरे पास थोड़ा पैसा है ना, मेरे पास थोड़ा पैसा है। या मैं कहूं मेरे पास आपके लगभग पैसा है, ना, मेरे पास आपके लगभग पैसा है। या मैं कहूं जरा सा बच्चा रो रहा था, ना, कुछ और चाहिए, ना। अब यहां पर देखिए, यहां पर ये जो कुछ शब्द है ये न्यूनता की बात करता है ना। वो ये कह रहा है जो आपने दिया वो मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, कुछ और चाहिए। कुछ और का मतलब जो भी अब हमें मिल जाए। तो यहाँ पर एक तो हम उसकी बात करते हैं। जरा का मतलब भी यहाँ पर थोड़े से ही है, लगभग, ना, और थोड़ा, ये शब्द जो है हमारे किसमें आएंगे? न्यूनताबोधक के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पर आपने ये देखा कि ये आज हम लोगों ने जो पढ़ा है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय पढ़ा है। इसमें इसके जो भाग और उपभाग थे उन सबको हमने देखा और समझा है। तो आप हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि अगले आने वाली वीडियो में जो हम प्रश्नोत्तरी करवाने वाले हैं उसका आप भरपूर लाभ उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।